हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? किरचॉफ लॉ आपने कर लिया, राइट? तो किरचॉफ लॉ के बाद हमारे पास आ गया व्हीटस्टोन ब्रिज, WHEAT, व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, हमने व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो आज करना है क्या है? इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टर्स इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रिज, right? And it is used for measuring one unknown resistor in terms of other 3 known resistor। ठीक है, ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है कि हमारे पास क्या है, इसमें एक 4 रेजिस्टर्स का अरेंजमेंट होता है, ब्रिज की तरह हम बनाते हैं उसको। एंड इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग अननोन रेजिस्टर, मतलब आपके पास कोई अननोन रेजिस्टर है, आपने उसकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है बाय यूजिंग दिस व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें 3 आपके पास नोन होते हैं, एक अननोन होता है। तो नेचुरली अगर आपके पास 3 अननोन है, 3 नोन है और एक अननोन है, तो जो अननोन है वो फाइंड हो जाता है। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर आपने ध्यान से देखिए। सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या, ये नोट कर लो। ठीक है, क्लियर? अब हम इसकी कंस्ट्रक्शंस करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज की हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन जो है इसको आपने ध्यान से देखना है कि कंस्ट्रक्शन इसकी है कैसे। कंस्ट्रक्शन जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे आपने लिखना है, राइट? अब इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टर्स P, Q एंड R, S। ऐसा होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। पहले मैं इसको ऐसे बना लूँगा, इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टर्स ये, राइट? ऐसा अरेंजमेंट है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टर्स, कौन कौन सा? एक P है, एक Q है, दिस इज R एंड दिस इज S। ठीक है, ये सबसे पहले हमने बोलना है कि इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टर्स P, Q, R, S अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रिज। मैंने ऐसे अरेंज कर दिया, राइट? ए सोर्स ऑफ EMF E इज कनेक्टेड हियर। This is the source of EMF E that is connected here, right? Clear है? This is the source of EMF, right? अब उसके बाद क्या है, बिटवीन पॉइंट्स A एंड C हमने बैटरी लगा दी, राइट? A और C के बीच में हमने बैटरी लगा दी। B और D हमारे पास पॉइंट है A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। B और D में मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। उसके बाद हमने की लगा दी, की, ये की, ओके। गैल्वेनोमीटर लगा दिया हमने, की लगा दी, राइट? अब जो भी हमारे पास अननोन रेजिस्टर है, दैट कैन बी इन एनी ऑफ द 4 आर्म्स। अननोन रेजिस्टर कहीं भी हो सकता है, राइट? इसमें अननोन रेजिस्टर कहीं भी हो सकता है। यूजली जब हम ऐसा व्हीटस्टोन ब्रिज लेते हैं तो हम अननोन रेजिस्टर को S लेते हैं। सपोज को S क्या है, आप कोई भी ले सकते हैं। लेट अस सपोज S इज अननोन रेजिस्टर। हमारे पास S क्या है, दैट इज अननोन रेजिस्टर। इतनी बात क्लियर होगी? S हमारे पास क्या है, अननोन रेजिस्टर है, राइट? अननोन रेजिस्टर कोई भी हो सकता है, P भी हो सकता है, Q भी हो सकता है, R भी हो सकता है, S भी हो सकता है, लेकिन मैंने S को अननोन रेजिस्टर लिया। आउट ऑफ दीज 4 रेजिस्टर, 1 इज अननोन, 1 इज वेरिएबल। ये जो है रेजिस्टर, ये वेरिएबल रेजिस्टर। कौन सा रेजिस्टर है ये? वेरिएबल रेजिस्टर। ये वेरिएबल रेजिस्टर है। वेरिएबल रेजिस्टर का मतलब क्या है कि आप उसकी रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हो, वेरी कर सकते हो। इतनी बात क्लियर हुई, पता चल गया? वेरिएबल रेजिस्टर का मतलब क्या है कि आप उसकी रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हो, वेरी कर सकते हो, राइट? क्लियर है? तो इसका मतलब हमारे पास 2 रेजिस्टर हैं, वो स्टैंडर्ड है, P और Q। दीज आर स्टैंडर्ड रेजिस्टर। कंस्ट्रक्शन पता चल गई, ये भी और ये। P और Q हमारे पास क्या है,
स्टैंडर्ड रजिस्टर है, नहीं दिखाई दे रहा यहाँ पर। P और Q, P भी और इधर से Q भी, दे आर स्टैंडर्ड रजिस्टर। कंस्ट्रक्शन समझ आ गई, सभी को पता चल गया। अब चलें इसके ऊपर प्रिंसिपल के ऊपर। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, ध्यान से सुनो। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज? कहता कि जब हम की के को क्लोज करते हैं, when key K is closed, the galvanometer shows the presence of current through it. जब आपने की को क्लोज कर दिया तो गैल्वेनोमीटर में करंट आएगा, उस करंट को हम क्या बोलेंगे, IG। जब आपने की को क्लोज कर दिया देन गैल्वेनोमीटर शोज सम करंट, सपोज करो वो IG है। अब आपने R की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R इज एडजस्ट इन सच अ वे, ध्यान से सुनना, द वैल्यू ऑफ R क्या है, व्हाट इज R? दैट इज वेरिएबल रेजिस्टर। हम इस वेरिएबल की जैसे आपने देखा ना लैब में पड़े होते हैं हमारे पास रजिस्टर, रेजिस्टेंस बॉक्स आपने देखा हुआ ना रेजिस्टेंस बॉक्स, जहाँ हम यहाँ पर वेरिएबल रजिस्टर रियोस्टैट लगा देंगे या कुछ भी लगा देंगे, हम उसकी वैल्यू इस ढंग से एडजस्ट करेंगे कि इस गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, मतलब करंट इसमें क्या हो जाए, 0 हो जाए। समझ आई? हमने प्रिंसिपल हम इसका प्रिंसिपल कर रहे हैं, तो प्रिंसिपल में बेटा आपने ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपने क्या करना है, आपने R की वैल्यू, R इज़ वेरिएबल रजिस्टर, आपने R की वैल्यू इस ढंग से एडजस्ट करनी है कि जो गैल्वेनोमीटर है उसकी डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, 0, मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर IG क्या हो जाए, 0। इस पे रेजिस्टेंस आपने इस ढंग से एडजस्ट करना, राइट? क्लियर? पता चल गया ये? अब जब आपकी एडजस्टमेंट हो जाएगी, इट मीन्स गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन एट दिस स्टेज, द पोटेंशियल एट पॉइंट B एंड पोटेंशियल एट पॉइंट D वो सेम हो जाए। समझ आई मेरी बात? क्योंकि जब इसमें से करंट ही 0 हो जाएगा तो इसका मतलब बोथ B एंड D दे आर एट द सेम पोटेंशियल, क्योंकि करंट जो है वो कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये तो आपको पता ही है, जो करंट हमारा फ्लो करता है वो कैसे करता है, वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जो है वो करंट हमारा फ्लो कर रहा है। अब करंट जब 0 है, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है कि पॉइंट B और पॉइंट D दे आर एट द सेम पोटेंशियल। पॉइंट B भी पॉइंट D भी बोथ आर एट द सेम पोटेंशियल, तभी इसमें से करंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जब ऐसा होता है हमारे पास, एट दिस स्टेज नो करंट फ्लोज टू द गैल्वेनोमीटर एंड पोटेंशियल एट पॉइंट B एंड पोटेंशियल एट पॉइंट D दैट इज सेम, एंड द ब्रिज, जो व्हीटस्टोन ब्रिज है हमारा, द व्हीटस्टोन ब्रिज एट दिस स्टेज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। पता चला व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब हुआ? जब इसमें से करंट 0 हो गया और B और D क्या हो गए, सेम पोटेंशियल के ऊपर हो गए, उस टाइम आपका ये व्हीटस्टोन ब्रिज है दैट इज सेड टू बी बैलेंस्ड। जब ये बैलेंस होगा उस टाइम हमारे पास, ध्यान से सुनना, उस टाइम हमारे पास P अपॉन Q दैट इज इक्वल टू R अपॉन S। समझ आ गई? तो P अपॉन Q किसके बराबर हो जाएगा, R अपॉन S के बराबर हो जाएगा। ये इसका प्रिंसिपल है। जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होगा तो P अपॉन Q किसके बराबर होगा, R अपॉन S के बराबर होगा। तो यहाँ से आप S फाइंड कर सकते हो। S किसके बराबर होगा, S किसके बराबर हुआ, R Q ओवर T, ये मतलब ठीक है, निकल जाएगा ना, क्योंकि R भी आपको पता कि वो आपने खुद एडजस्ट किया, R तो आपने खुद एडजस्ट किया, कितना रेजिस्टेंस चाहिए इसको 0 करने के लिए,
पी और क्यू हमारे पास क्या थे, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस थे, वो हमें पता था। क्लियर क्लियर, दिस इज़ द प्रिंसिपल। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि ये प्रिंसिपल है क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, दैट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टर्स इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रिज विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग वन अननोन रेजिस्टर, राइट। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन मैंने आपको सारी बता दी कि इसमें ये पी क्यू है, ये स्टैंडर्ड रेजिस्टर है, एस क्या है अननोन है, आर क्या वेरिएबल, और साथ में हमने क्या लगा दिया यहाँ पर सेल लगा दिया। अब प्रिंसिपल में क्या था कि जब हम की के को क्लोज करते हैं तो इसमें से करंट फ्लो हो जाता है, राइट। जब हम की के क्लोज करेंगे तो इसमें से क्या होगा, करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जब इसमें से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, हमने उस टाइम आर की वैल्यू इस टाइम से एडजस्ट करनी है ताकि इसमें से करंट क्या हो जाए, ज़ीरो। और आप लोग बोलोगे सर इसको यू के को हमने ऑन करना है, इसको वो भी रख दो, नहीं, फिर तो करंट ही नहीं आएगा इसमें से, मतलब वो तो हमारा एडजस्टमेंट ही खराब हो। हमने इसको लगाना भी है, राइट, इसको लगाना भी है और इसमें से करंट भी पास नहीं होने लगा, समझ आ गई, ठीक है। उस टाइम हम इसको बैलेंस करेंगे। तो अब अगर हम कहेंगे कि हमने आर की वैल्यू इस टाइम से एडजस्ट कर दी कि हमारे पास आई जी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। आई जी ज़ीरो कैसे पता चलेगा, गैल्वेनोमीटर रिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा, ज़ीरो के ऊपर शो करेगा। तो जब हमारा गैल्वेनोमीटर में करंट ज़ीरो हो जाएगा तो बी और डी दे आर एट द सेम पोटेंशियल। ये तो पता ही है कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, जब पोटेंशियली सेम हो तो करंट ही नहीं फ्लो करेगा। ये बात याद रखनी जब भी आपने न्यूमेरिकल करने हैं कि 2 पॉइंट सेम पोटेंशियल के ऊपर हो तो उसमें से करंट नहीं होता है, तो आप उस वायर को हटा सकते हैं। जब पोटेंशियल सेम हो गया दोनों पॉइंट के ऊपर तो उसमें करंट फ्लो ही नहीं होगा। जब करंट फ्लो नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस वायर को आप निकाल सकते हैं। उस टाइम हमारे पास जो व्हीटस्टोन ब्रिज होगा वो बैलेंस स्टेट में होगा। जब बैलेंस स्टेट में होता है तो हमारे पास क्या आता है, इसका प्रिंसिपल पी अपॉन क्यू आर अपॉन एस के बराबर होता है। पी अपॉन क्यू डैट इज इक्वल टू आर अपॉन एस, ये इसका प्रिंसिपल है। अब ये वैल्यू कहाँ से आई हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। ये वैल्यू आई कहाँ से ये हम अभी प्रूफ करेंगे, इसको ध्यान से देखना। इतनी बात क्लियर होगी। अब मैं थोड़ा सा मोबाइल जो है वो इस तरह को कर देता हूँ, ये हम यहाँ पर प्रूफ कर रहे हैं। ये तो सारा पता चल गया ना। अब मैं इसको मिटा दूँ, इसको मिटा देता हूँ, और ये भी नहीं चाहिए हमें, ये सारी चीज़ें हमें कुछ नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, लेकिन हमने प्रूफ करना है पी अपॉन क्यू आर। ध्यान से करना बस, क्योंकि आपको आता है ये पी और ये क्या रखे होंगे। अब इसको ध्यान से देखना आप, ठीक है। चलें स्टार्ट करें। जब की को आपने क्लोज कर दिया, द करंट इन डिफरेंट आर्म्स ऑफ द ब्रिज, उसको हम मार्क करेंगे। जब आपने की को क्लोज किया होगा, की को क्लोज कर दिया, की क्लोज है। नाउ अप्लाई किरचॉफ्स लूप लॉ। कौन सा लॉ, लूप लॉ। ऐसे लगाना बेटा, एक ये लूप बनाएंगे, एक ये लूप, ठीक है। पहले फिलहाल हम यही लूप बनाते हैं। अप्लाई, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, हाँ। अप्लाई किरचॉफ्स लूप लॉ टू कौन सी, ए बी डी, ए बी डी ए। ठीक है, आपने लूप लगाना ए बी डी। उससे पहले आपको करंट पता होना चाहिए, करंट पता होना चाहिए। देखो यहाँ से करंट आई आया तो पूरे सर्किट में से करंट आई ही निकलेगा, आई गया आई निकलेगा। यहाँ से आई वन, यहाँ से आई, ऐसे ही होगा क्योंकि डिवाइड हो जाएगा। ऊपर की तरफ आई वन, नीचे की तरफ आई, आप नीचे आई वन, ऊपर आई, आपके ऊपर है। यहाँ पर आई जी बाहर निकल गया, आई वन से ध्यान से सुनना इसको, ये आई वन करंट जा रहा था उसमें से आई जी निकल गया, तो इधर कितना रह गया, आई वन माइनस आई, ये रह गया, ये ऐड हो गया, आई टू ऐड हो गया। यहाँ पर कितना रहा, आई टू प्लस आई, ये करंट इसका। अब आई टू प्लस आई जी है, यहाँ पर आई वन माइनस आई जी है,
आई जी कैंसिल हो गया, क्या रह गया यहाँ पर I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 किसके बराबर है, I के बराबर। ध्यान से देखना, I जो है वो किसके बराबर है, I1 प्लस I2, I डिवाइड हुआ, आगे जाके I1 प्लस I2 इकट्ठा होगा, फिर I बन गया। समझ आ गई। सबसे पहले जब आपको ऐसे न्यूमेरिकल करने हैं, आपने करंट को कैसे डिवाइड करना है वो भी एक आर्ट होता है, ठीक है कि नहीं। कई बार हम क्या करते हैं कि इधर को I दे देते हैं, इधर को I माइनस I1 दे देते हैं। वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि आपने करंट को कैसे लेना है, ठीक है, क्लियर है। जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल करते जाओगे वैसे आपको पता चल जाएगा, लेकिन करंट जो है उसको डिवाइड कैसे करना है वो भी एक आर्ट होता है कि आपको कितने वेरिएबल चाहिए, एक वेरिएबल चाहिए, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, चार वेरिएबल, उसके ऊपर जितना आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा उस हिसाब से आपने इसको कर देना। लेकिन फिजिक्स में क्या लगेगा वो मैं आपको बता दूँ। नाउ अप्लाई किरचॉफ्स लॉ टू लूप ABDE के ऊपर आपने किरचॉफ्स लॉ लगाना है, ABDE, ठीक है, ABDE, ध्यान से सुनना है इसको। ABDE में हम जा रहे हैं इस तरफ को, जिस तरफ को हम जा रहे हैं करंट भी उसी तरफ को जा रहा है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस कितना होगा। इसमें कोई सेल तो लगा ही नहीं हुआ, इसलिए वो तो आएगा ही नहीं। हमने क्या बोला था, लूप लॉ क्या बोलता था कि हमारे पास सम ऑफ EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस, सम ऑफ ऑल EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस, उस लूप में, उस क्लोज सर्किट में क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, हम जिस तरफ को जा रहे हैं उस तरफ को करंट जा रहा है, हम क्या लिखेंगे, माइनस I1T, माइनस साइन लगा, माइनस I1T। फिर जिस तरफ को करंट जा रहा है उस तरफ को जा रहे हैं, गैल्वेनोमीटर का डिस्टेंस कितना है, IG, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस IG इंटू जी। फिर इधर चलो करंट से उल्टा जा रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ माइनस आएगा, यस माइनस आएगा क्योंकि हम जिस तरफ को करंट जा रहा है उस तरफ। फिर हम इधर जा रहे हैं, इधर से इधर करंट से उल्टा जा रहे हैं तो क्या बन गया, प्लस I2R, इनका सम क्या होगा, 0। समझ आ गई, पता चल गया। क्योंकि हम अगर करंट की डायरेक्शन जा रहे हैं तो नेगेटिव होगा, ये भी करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं नेगेटिव होगा, इधर हम करंट से उल्टा जा रहे हैं इसलिए मैंने पॉजिटिव कर दिया। दिस इज इक्वेशन 1, राइट। व्हाट इज G है, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। G क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। इतनी बात क्लियर होगी, पता चल गया। अब अप्लाई, दिस इज इक्वेशन 1, किरचॉफ्स लॉ टू लूप, कौन सी, BCD, अब हम BCDB के ऊपर लूप लगाए, लूप लॉ लगाए। B से C चलो, जिस तरफ को करंट है उसी तरफ को हम जा रहे हैं तो माइनस ही होगा। कितना है करंट, माइनस I1 माइनस IG इंटू क्यों, फिर इधर आ जाओ, प्लस I2 प्लस IG इंटू S, फिर इधर चलो करंट से उल्टा है फिर भी प्लस है, IG इंटू जी, ये ऐसे लगा देते हैं, समझ आएगी। करंट के साथ जा रहे हैं नेगेटिव, करंट के अपोजिट जा रहे हैं पॉजिटिव, इधर भी करंट के अपोजिट जा रहे हैं डबल पॉजिटिव। दिस इज द इक्वेशन, क्लियर, ठीक है। अब एज द ब्रिज इज इन बैलेंस स्टेट, as the bridge is in balanced state, ब्रिज किस में है, बैलेंस स्टेट। मैंने पहले बोला कि हम इसको पहले बैलेंस कर रहे हैं फिर हम काम कर रहे हैं, पहले हमने बैलेंस कर लिया हुआ है, बैलेंस कर लिया हो तो इसका मतलब क्या होगा, IG क्या होगा, 0। जब ब्रिज ही बैलेंस स्टेट में है तो IG क्या होगा बेटा, 0 होगा कि नहीं होगा, राइट। मैंने पहले बोला था कि जब बैलेंस स्टेट होगा तो IG 0 होगा। जब IG 0 है तो इक्वेशन 1 में IG को 0 कर दो, इक्वेशन 1 में IG 0 हो गया,
सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास क्या बन गया, -I1P, I भी 0 हो गया, प्लस I2R क्या हो गया, 0। ठीक है, क्लियर। फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां से क्या बन गया फिर, I1P डेट इज इक्वल टू I2R। ये इक्वेशन बन गई हमारी। I1P पॉजिटिव हो गया तो जाके I2R तो नहीं पॉजिटिव, बात क्लियर होगी। फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, इसमें IG 0 पुट कर दो। जब आप IG 0 पुट करो, देखो ये -I1 है, ये तो 0 हो गया, तो क्या बन गया, -I1 क्यों, -I1 क्यों, इधर IG 0 हो गया, प्लस I2S, इधर IG 0 हो गया, टर्म क्या आ गया, समझ आ गई, क्लियर है। IT क्या हो गया, 0। जब ये 0 हो गया तो हमारे पास अब क्या बचा, I1 क्या हो, डेट इज इक्वल टू I2S। दिस इज इक्वेशन, I1 पॉजिटिव हो जाएगा उधर जाके, तो I1 क्या हुआ। अब आपने क्या करना है, डिवाइड इक्वेशन 3 बाई 4, डिवाइड इक्वेशन 3 बाई 4। जब डिवाइड कर दिया तो क्या बनेगा, I1P, I2R, I1Q, I2S, I1 cancel, this implies P upon Q, that is equal to R। हो गया प्रूफ। दिस इज द व्हीटस्टोन ब्रिज, पता चल गया, ठीक है, क्लियर है। कोई डाउट हो तो क्या करना है, वीडियो रिपीट करके देख लो, और क्या है ना, डाउट तो होगा ही नहीं इसमें, जो था वो आपके सामने है, ठीक है। चलें आगे बेटा। हाँ, इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट इज स्लाइड वायर ब्रिज। क्या है हमारे पास, स्लाइड वायर ब्रिज, जिसको हम मीटर ब्रिज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज, उसको भी हम साथ में ही कर लेंगे, ठीक है। मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज क्या होता है, ध्यान से देखना। ये नोट कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो ओके। अब हमारे पास क्या है, डेट इज मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। या हम इसको बोलते हैं स्लाइड वायर ब्रिज। इसके ऊपर न्यूमेरिकल और प्रैक्टिकल भी है आपका, मीटर ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज, ठीक है। मीटर ब्रिज भी बोलते हैं हम इसको, स्लाइड वायर ब्रिज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपने लैब में भी देखा होगा, जिन्होंने लैब में मेरे साथ काम किया, आपने सभी नहीं किया, देखे होंगे वहाँ पर वो पड़े हुए हैं लकड़ी के, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, स्लाइड वायर ब्रिज, ठीक है। अब स्लाइड वायर ब्रिज में होता क्या, ध्यान से सुनना, मैं उसका डायग्राम बना। पहले हम इसको स्लाइड वायर ब्रिज को हम प्रैक्टिकल, मीटर ब्रिज है क्या, डैट इज़ अ प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या है, प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ, व्हाट इज दैट, प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। दिस इज अ प्रैक्टिकल फॉर्म। मैंने आपको बता तो दिया कि हमारे पास क्या है, मैंने आपको बताया है कि हमारे पास जो है
वो बीटर ब्रिज, स्लाइड ड्राई ब्रिज, ये व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर है। व्हीटस्टोन ब्रिज तो आपको पता ही है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज को हम प्रैक्टिकल फॉर्म में कैसे लाएंगे, तो उसके लिए हमने मीटर ब्रिज डिज़ाइन किया। मीटर ब्रिज को मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं, कि इसके ऊपर जो वायर होती है मीटर ब्रिज के ऊपर, वो 1 मीटर की होती है, इसलिए इसको मीटर ब्रिज बोलते हैं। जो वायर होती है इसके ऊपर वायर होती है कॉन्स्टेंटाइन एंड मैंगनीज। ठीक है, मैंने बताया था आपको कॉन्स्टेंटाइन और मैंगनीज हम क्यों यूज़ करते हैं। कॉन्स्टेंटाइन और मैंगनीज, ये जो वायर है इसका टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब चेंज इन टेम्परेचर के साथ इसका जो लेंथ है वो चेंज बहुत कम होती है। ठीक है, क्लियर, डिस्कस करेंगे इसको भी। तो पहले आप ये देखो प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे पास क्या है, दैट इज स्लाइड वायर ब्रिज, दैट इज अ प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ ब्रिज। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल? प्रिंसिपल इसका क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज, इट वर्क्स ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज, वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, दैट इज P upon Q, that is R upon S, P upon Q, that is equal to R upon S, right? क्लियर। अब आगे इसमें कंस्ट्रक्शन में इसमें क्या होता है, इस कंसिस्ट ऑफ, लिख लेना आपने, इट कंसिस्ट ऑफ अ वायर, यहाँ पर क्या होती है, वायर होती है, इस कंसिस्ट ऑफ अ वायर जो किसकी बनी होती है, मैंगनीज एंड कॉन्स्टेंटाइन, मैंगनीज एंड कॉन्स्टेंटाइन, ये एक वायर है, इस मटेरियल की होती है। ठीक है, अलॉय है ये कॉन्स्टेंटाइन और मैंगनीज, 10th में पढ़े होंगे आप, नहीं होगा तो हम बाद में जब चैप्टर खत्म होगा तो ये बातें हम डिस्कस करेंगे। मैंगनीज एंड कॉन्स्टेंट की वायर हम यूज़ करते हैं, और उस वायर की लेंथ जो होती है वो 1 मीटर, उस वायर की लेंथ कितनी है, 1 मीटर। क्लियर है, पता चल गया। अब मैं डायग्राम बनाऊंगा इसका, ये आपने क्लियर हो गया सारा कुछ कि क्या है क्या नहीं है। अब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, जो जो मैंने बातें बोली हैं वो आपने कॉपी के ऊपर लिखनी है जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, पहले भी कंस्ट्रक्शन में मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या है, एक वुडन ग्लोब होता है, राइट, क्लियर। उसके ऊपर यहाँ पर स्ट्रिप्स होती हैं, थिक कॉपर या स्टील स्ट्रिप्स होती हैं, क्या बोलते हैं इसको, थिक कॉपर स्ट्रिप्स या स्टील स्ट्रिप्स होती है। स्टील स्ट्रिप्स होंगी मोटी सी, यहाँ पे ये सी ऐसे दिख रहा हूँ, कॉपर स्ट्रिप्स दिख रहे हैं, ऐसे ही जरूर जो लैब में आते हैं हमने देखा होगा। ठीक है, यहाँ पर ये एक, यहाँ पर इनके ऊपर यहाँ पर स्क्रू लगे होते हैं जिनके साथ हम वायर को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर एक मीटर रॉड लगी होती है, ठीक है, और मीटर रॉड जो है ये कितने मीटर की होगी, दैट इज ऑफ 1 मीटर। कितने की होगी ये, 1 मीटर। और इस मीटर रोड के साथ यहाँ पर जहाँ पर मीटर रोड है वहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक वायर लगी हुई है, दिस इज द वायर। ये वायर भी कांस्टेंट और मैग्नेटिक की है, ये वायर मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, लेकिन इतनी मोटी नहीं होती वायर, बहुत पतली होती है। यहाँ पर एक वायर लगी होती है, वो वायर जो है वो कितने की होती है, 1 मीटर की होती है, और कौन से मटेरियल की होती है, कांस्टेंटाइन एंड मैग्नेट, राइट। इसके साथ वायर के साथ हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, यहाँ पर हम की, ओके, की लगा दी, बैटरी लगा दी। अब
यहाँ इस टर्मिनल के ऊपर हम क्या लगाते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स। व्हाट इज RB हियर, दैट इज रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, बेटा बन गया तो ठीक है, जैसे बन गया राइट। यहां पर आपने वो रेजिस्टेंस रखना है जिसको हम क्या बोलते हैं, अननोन रेजिस्टेंस। समझ आ गई, इस टर्मिनल के ऊपर आपने अननोन रेजिस्टेंस लगा। अगर हम इसको रेजिस्टेंस बॉक्स को, इसका रेजिस्टेंस R मान रहे हैं, इसका क्या मान रहे हैं, S। S इज अननोन रेजिस्टेंस। व्हाट इज S हियर, दैट इज अननोन रेजिस्टेंस, जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, क्लियर है, पता चल गया। अब यहां पर एक टर्मिनल T होता है, टर्मिनल होता है T को हमने नाम दे दिया। उसके साथ हम गैल्वेनोमीटर को अटैच कर देते हैं वायर के साथ, और उसके साथ हम यहाँ पर क्या अटैच कर देते हैं, जोकी, जे मीन्स जॉकी। जॉकी आपने देखी है ना, लैब में काम करते करते आपको पता चल गया होगा, है ना, ये जॉकी होती है। जॉकी हमने इसके साथ अटैच कर, जो वायर के ऊपर ऐसे मूव करती रहती है। ठीक है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के साथ हमने क्या लगा दी, जोकी लगा दी। कंस्ट्रक्शन आपकी कंप्लीट होगी। राइट, इस टर्मिनल को हम A रखेंगे, इस टर्मिनल को हम B रखेंगे, इसको हम रखेंगे। ये आपकी कंस्ट्रक्शन है। दीज आर द कॉपर थिक कॉपर स्टेप्स। ये एक वुडन बोर्ड के ऊपर सारा फिक्स है, ये कॉपर स्टेप्स है। यहाँ बीच में क्या है, गैप है, ये जो गैप है, राइट, ये गैप होता है इसका। ऐसे वो वुडन बोर्ड ही है, लेकिन उसके ऊपर ऐसे अरेंजमेंट होता है। ओके, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ग्लोइंग के साथ जोकी लगा दी, यहाँ पर की लगा दी। अब ध्यान से सुनो, ये कंस्ट्रक्शन होगी सारी की सारी। अब इसकी वर्किंग, वर्किंग क्या है इसकी, ध्यान से सुनना। जब आप की के को क्लोज करते हो, आपने की के को क्या करना है, क्लोज करना है। क्या करना है, की को क्या करना है, क्लोज करना है। ध्यान से सुनना, जब आप की के को क्लोज कर दोगे, मतलब ऑन कर दोगे, की के को क्लोज करने के बाद आपने इस R की वैल्यू को एडजस्ट करना है। सेकंड स्टेप क्या है, एडजस्ट द वैल्यू ऑफ R, बिकॉज R रेजिस्टेंस बॉक्स है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। व्हाट इज R हियर, वेरिएबल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बॉक्स मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, राइट, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है हमारे पास। राइट, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस। आपने वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स की कोई ना कोई वैल्यू आपने एडजस्ट कर दी। ठीक है, क्लियर। आपने कोई भी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली, 1 ओम निकाल लिया, 2 ओम निकाल लिया, 3 ओम निकाल लिया, 4 ओम निकाल लिया, 5 ओम निकाल लिया, आपके ऊपर है। 10 ओम निकाल लो, कितना मर्जी निकाल, आपने वो निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद वो निकाल के अपने साइड में रख दिया। क्लियर। फिर आपने पहले जोकी A के ऊपर रखनी है, फिर B के ऊपर रखनी है। ध्यान से सुनना, पहले जोकी को उठा के A के ऊपर रखना है, फिर B के ऊपर रखना है। जैसे आप A के ऊपर रखोगे, मान लो उसकी डिफ्लेक्शन जो कि गैल्वेनोमीटर की इस तरफ को है, जब B पर जाओगे तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इस तरफ को। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर आप B के ऊपर रख रहे हो, उसकी डिफ्लेक्शन मान लो इस तरफ को है, तो जब A के ऊपर रखोगे उसमें डिफ्लेक्शन उससे अपोजिट हो जाएगी। अगर ऐसा है, इट मीन्स आपके कनेक्शन क्या है, सही। समझ आ गई। अगर आपका ऐसा चल रहा है, इट मीन्स योर कनेक्शन इज राइट। उसके बाद फिर आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। अंडरस्टैंड, ये पता चल गया। आपने रेजिस्टेंस बॉक्स में से मैंने क्या किया, एडजस्ट द वैल्यू ऑफ R, मतलब कोई ना कोई रेजिस्टेंस निकाल ली, पहले A पर रखा, B पर रखा, आपने देख लिया कि आपका कनेक्शन सही है। नाउ जब आपका कनेक्शन सही है, फिर आपने क्या करना है, इस जोकी को जेंटली मूव करना है, उसके ऊपर वायर के ऊपर जेंटली मूव करना है, टच करके ना, ये नहीं इसको दबाना नहीं है,
उसको टच करके मूव करना है। अगर आप उसको दबा के करोगे तो उसमें फ्रिक्शन होगी, फ्रिक्शन के साथ उसका एरिया क्रॉस सेक्शन जो है वो कम हो जाएगा, उससे उस वायर का रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। इसलिए आपने जेंटली मूव करना है वायर के ऊपर, वायर के साथ टच करके जेंटली मूव करना है और गैल्वेनोमीटर की तरफ ध्यान देना है। कब तक? जब तक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। समझ आई? क्लियर है मैंने क्या बोला? कि आपने जोकी को मूव करना है फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, तब तक मूव करते रहना है जब तक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ज़ीरो नहीं आती। जैसे डिफ्लेक्शन ज़ीरो आएगी उसी टाइम आपने रुक जाना। जैसे आप रुक गए तो आपको ये डिस्टेंस पता चल जाएगा। मान लो जोकी के यहाँ पर आके, यहाँ पर मैंने पहले एडजस्ट किया होता कि यहाँ पर आप यहाँ पर भी आ सकती है जोकी, यहाँ पर कहीं भी आई, सपोज करो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ज़ीरो आ गई तो आपको ये डिस्टेंस पता चल गया। ये डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा, सपोज करो दिस इज एल, ये कितना होगा 100 माइनस एल। क्यों? क्योंकि 100 सेंटीमीटर की है वायर आपकी, तो अगर ये एल है तो ये कितना होगा 100 माइनस एल। सेंटीमीटर में ले रहा हूँ क्योंकि आपकी जो मीटर स्केल है वो सेंटीमीटर में आपको बता रही है। ये एल कैसे पता चला? क्योंकि वायर के नीचे क्या लगा हुआ है, स्केल लगी हुई है, स्केल आपको बता दें, तो एल आपको पता चल गया। ये कब करना है? जब आपको गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ज़ीरो। क्योंकि हमने ज़ीरो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन, क्योंकि अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह काम कर रहा है। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, या ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, और ये सेंटर वाला क्या था जो हमने बैलेंस कर दिया गैल्वेनोमीटर वाला। क्यों? कि उसमें जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन ही ज़ीरो होगी इसका मतलब करंट ज़ीरो है, इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज आपका बैलेंस स्टेट में आ गया। जब बैलेंस स्टेट में आ गया आपके पास, उस टाइम सपोज करो ये पॉइंट ए है और इस पॉइंट को मैंने जे रखा हुआ है। जे, ध्यान से सुना, मैंने क्या बोला कि अगर आर क्या है? रेजिस्टेंस, स्मॉल आर ले रहा हूं, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। अगर आर हमारे पास क्या है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। ध्यान से सुना, इफ आर इज स्मॉल आर, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, देन resistance of the wire between P and then the resistance of the wire between A and G, इतने में कितना रेजिस्टेंस होगा? R क्या है? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। ये लेंथ कितनी है? L, तो रेजिस्टेंस कितना होगा इसका? R इंटू एल। समझ आ गई? आर क्या रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितनी है एल, तो इतने में रेजिस्टेंस कितना होगा? द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बिटवीन ए एंड जे, दैट इज आर इंटू एल। ठीक है? अब इसमें रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बिटवीन बी एंड जे, जब जे एंड बी, इसमें और इसमें कितना होगा बेटा? दैट इज इक्वल टू आर, तो आर ही रहेगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा? 100 माइनस एल। ठीक है? मतलब इसमें रेजिस्टेंस जो है वो आपका कितना आ गया? आर एल, इसको हम पी मान लेते हैं। इसमें रेजिस्टेंस आ गया आपके पास, कितना आ गया? कितना आया? आर इंटू 100 माइनस एल। ये हम क्यों मान लेते हैं? पता चल गया? इसमें रेजिस्टेंस आया आर इंटू एल, इसमें रेजिस्टेंस कितना आया? आर इंटू 100 माइनस एल, तो पी हमें पता चल गया क्योंकि इसमें ये भी हमारे पास वायर का रेजिस्टेंस है, ये भी वायर का। सेंटर में क्या लगा है? जोकी लगी है, जोकी इसको क्या कर रही है? सेंटर से डिवाइड कर रही है। तो इसका मतलब इतना रेजिस्टेंस पी है, इतना रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है? क्यू। ये समझ आ गई? क्योंकि अगर रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना है वायर का? आर है, तो एल लेंथ में कितना होगा? आर इंटू एल। 100 माइनस एल में कितना होगा? 100 माइनस एल इंटू आर। तो ये हमारे पास पी आ गया, ये हमारे पास क्यू आ गया। तो पी अपॉन क्यू किसके बराबर होता है? आर अपॉन एस के बराबर होता है। नाउ अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज, ये नोट कर लिया आपने? नोट कर लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ। डन? ओके। नाउ अब हमने क्या बोलना है बेटा इसमें? P अपॉन क्यू दैट इज इक्वल टू आर अपॉन एस, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ किसका? व्हीटस्टोन ब्रिज। P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। P कितना है आपके पास? आर एल। क्यू कितना है?
आर इंटू 100 माइनस एल, राइट, आर अपॉन एस। आर और आर कट गया, चाहिए क्या हमें एस, तो एस किसके बराबर आ गया, आर इंटू 100 माइनस एल ओवर एल। एस की वैल्यू निकल गई। कैसे, देखो आर जो था वो ये था, ये तो आपने निकाला, मैंने आपको बोला 10 ओम 20 ओम 30 ओम 40 ओम 50 ओम, जितना आपने निकालना आपने निकाला। इसका मतलब आर आपके पास नॉन था, एल तो आपने यहां से देख लिया स्केल से, एल भी आपके पास नॉन है, तो बचा गया। इसका मतलब ये यहाँ पर जो आपने एस लगाया था उसकी वैल्यू हम व्हीटस्टोन ब्रिज से निकाल सकते हैं। समझ आ गई। हमने व्हीटस्टोन ब्रिज को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैंने आपके सामने रख दी, राइट। तो कभी भी आपके पास आए व्हीटस्टोन ब्रिज तो उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सबसे पहले मीटर ब्रिज आएगी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जो आर है, जो आपने आर निकाला, दैट इज नियरली इक्वल टू एस। आर एस के बराबर कब होगा, इफ द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज विल बी नियर द मिडल ऑफ द स्लाइड वायर। अगर आपका बैलेंस पॉइंट नियर द मिड होगा तो आर किसके बराबर होगा, एस के बराबर होगा। कैसे, 100 माइनस 50 अपॉन 50, 100 माइनस 50 अपॉन 50, इसका सेंटर कितना होगा 50, तो 100 माइनस 50, ये 50 बन गया, नीचे भी एल क्या है 50, तो 50 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास एस क्या बचा, आर के बराबर बचा। तो इसका मतलब सेंटर में जाके अगर आपका जो नल पॉइंट आता है, नल पॉइंट मतलब 0 पॉइंट, यहाँ पर हमारा करंट 0 हो जाता है, अगर वो सेंटर में आता है तो हमारे पास एल उस टाइम क्या हो जाता है 50 सेंटीमीटर। पुट कर दो 50, तो हमारे पास ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एस किसके बराबर आ जाएगा, आर के बराबर आएगा। तो इफ आर इज नियरली इक्वल टू एस देन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज विल बी नियर द मिडल ऑफ द स्लाइड वायर। दूसरी बात, हमने इसकी सेंसिटिविटी बढ़ानी है। सेंसिटिविटी ब्रिज की मैक्सिमम कब होगी, जब उसका रेजिस्टेंस जो होगा, ऑल द फोम आर्म्स ऑफ द ब्रिज आर ऑलमोस्ट सेम। जब सारे के सारे इसके ये भी ये भी ये भी ये भी अगर ये ऑलमोस्ट सेम होंगे तो उसकी सेंसिटिविटी भी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, क्लियर है, पता चल गया। एक और फार्मूला मैंने आपको इसमें बताना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं ना वो IIT वाले, उसमें ये हमारे पास लगता है। कहता है कि डिस्टेंस ऑफ नल पोजीशन और बैलेंस पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ नल पोजीशन और बैलेंस पॉइंट। नल पोजीशन और बैलेंस पॉइंट ये एक ही होता है कि हमें कितने डिस्टेंस के ऊपर नल पॉइंट या बैलेंस पॉइंट मिलता है, उसके लिए क्या फार्मूला है, ध्यान से देखना। L दैट इज इक्वल टू 100 R अपॉन R प्लस S, ये फार्मूला इसको याद रखना है। L क्या है, डिस्टेंस ऑफ द नल पॉइंट। इस फार्मूले को अगर आप याद रखोगे तो आपके पास अगर R और S, आप इमीडिएटली क्या करोगे, L पॉइंट जो है फाइंड करोगे। दूसरी बात, द पोजीशन ऑफ बैलेंस पॉइंट डिक्रीजेज। ये बैलेंस पॉइंट की पोजीशन डिक्रीज होगी, मतलब क्लोज टू ए आएगी। कब, ध्यान से सुनना, द पोजीशन ऑफ बैलेंस पॉइंट डिक्रीजेज दैट मीन इट शिफ्ट टुवर्ड्स ए इफ एस इज इंक्रीज्ड बाय कनेक्टिंग अनदर रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस एक्स इन सीरीज। या आप इसका टेम्परेचर क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। दो बातें बताई मैंने, आप ध्यान से सुनना। अगर आप S के, ध्यान से सुनना, द बैलेंस पॉइंट विल डिक्रीज, L डिक्रीज हो जाएगा। ये इस तरफ को शिफ्ट कब होगा, जब आप S को इंक्रीज कर दोगे बाय कनेक्टिंग अनदर रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। इस S के साथ, मतलब S को अगर आप और रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा दोगे ना S के साथ, तो बैलेंस पॉइंट इस तरफ को क्या होता जाएगा, आता जाएगा, L डिक्रीज होता जाएगा। अगर आपने पैरेलल में लगा दिया तो ये बैलेंस पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, आगे की तरफ शिफ्ट हो। इस बात को याद रखना अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन।
जितना बड़ा रेजिस्टेंस एस होगा उतना ही बैलेंस पॉइंट आपका ए की तरफ आएगा, इस बात को भी याद रखना है। जितना आपके पास एस कम होगा उतना बैलेंस पॉइंट बी की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, राइट। ये मैंने आपको एक टेक्निक बता दी है कि जो बैलेंस पॉइंट है दैट विल इंक्रीज मींस दैट शिफ्ट अवे फ्रॉम पॉइंट ए, अगर आप एस को क्या कर दोगे, डिक्रीज कर दोगे। क्योंकि जब आप सीरीज में लगाते हो रेजिस्टेंस बढ़ता है, सीरीज में कोई भी रेजिस्टेंस लगाओगे इसका बैलेंस पॉइंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस लगाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो बैलेंस पॉइंट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये मैंने आपको एक पॉइंट दे दिया। आप IIT के या पिछले न्यूमेरिकल निकाल के देखना, उसमें ये पूछा जाता है। वैसे भी 1 2 नंबर के क्वेश्चन निकाल के देखिए, यही फार्मूला अप्लाई होगा। मैंने पहले ही आपको बता दिया, सिंपल सी बात, जितना आर बड़ा होगा उतना बैलेंस पॉइंट इसकी तरफ शिफ्ट होगा अकॉर्डिंग टू डेस्टिनेशन। समझ आ गई? क्योंकि जितना आर बड़ा होगा उतने से वो क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, क्लियर है? तो इस बात को याद रखना है कि जो पोजीशन है बैलेंस पॉइंट की दैट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस एस। इसको कैसे इंक्रीज करोगे, एस को इसके सीरीज में लगा दो एक और, डिक्रीज कैसे करोगे, इसके पैरेलल में लगा दो। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, तो मैंने आपको कुछ एक टिप्स इसके दे दिए हैं, तो इसको ध्यान से बेटा आपने करना है। और वीडियो आज कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है, राइट। तो आपने ध्यान से देखना, मैंने 2 आर्टिकल जो करवा दिया, अदरवाइज़ मुझे 2 दिन लगने थे इसको कराने के लिए, मैंने एक ही दिन में करवा दिया। अब हमारा एक ही टॉपिक रह गया इसमें, दैट इज़ पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर जैसे ही हो जाएगा आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, गुड बाय।